हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है सीयूटी यूजी के फॉर्म निकल चुके हैं और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो प्रोस्पेक्टस है सीयूटी यूजी का वो पूरा रिलीज कर दिया है, जिसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आपको यूजी के लिए अप्लाई करना है किसी भी कोर्सेज के लिए तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी का प्रोस्पेक्टस उसे समझने वाले हैं, जिसमें हम एक एक छोटी छोटी चीजों को समझेंगे ताकि फॉर्म फिल करते टाइम या किसी भी चीज को अप्लाई करते टाइम सीयूटी का फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोस्पेक्टस, ये पूरा प्रोस्पेक्टस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लो और वहां पे आप अच्छी तरह से इस प्रोस्पेक्टस को रीड करके सारी चीजों को समझ सकते हो। सबसे मेन चीज आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जहां से यूजी या पीजी कोई भी अगर आप कोर्स करते हो तो आगे आपका करियर काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे जो भी इस प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है उसे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो वही सारा इंडेक्स ये सारी चीजें दे रखी है और आप थोड़ा सा इस प्रोस्पेक्टस को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा देखोगे तो यहाँ पूरा कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखा है। देन थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये प्लेसमेंट के बारे में बता रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करते हो और जो भी आप यूजी या कोई भी कोर्सेज करते हो तो आपका प्लेसमेंट काफी अच्छी जगह पे होता है और काफी आपके करियर में बूस्ट मिलता है। अब देखो मेन यहाँ से हमारा जो है प्रोस्पेक्टस जो है स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से। देखो जैसे कि आपको पता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मोड से अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। आप रेगुलर मोड से कर सकते हो, आप डिस्टेंस मोड से जिसमें एसओएल आता है वो कर सकते हो, या एनसी वेब जो कि गर्ल्स के लिए होता है वो भी कर सकते हो आप। अगर सबसे पहले हम रेगुलर मोड की बात करें तो रेगुलर मोड से जो भी बच्चा अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसे सीयूटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म ऑलरेडी आपको पता है रिलीज हो चुका है। उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे जरूर एक बार देख लो। फॉर्म फिल करने से पहले आपको वो वीडियो जरूर रेफर करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और आप दिल्ली में रहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हम पूरा आपको गाइड करेंगे फॉर्म फिल करने में, पूरा आपको फॉर्म फिल करके देंगे आपको। तो आपको कुछ भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक बार हमारी वीडियो देख लो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि कैसे फॉर्म फिल करना है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप नंबर पर कांटेक्ट करो, आप हमारे सेंटर पे आओ, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे फॉर्म फिल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर आपको रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर अगर आपको स्टडी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोस्त हु अप्लाई फॉर किसी भी कोटा या किसी भी चीज के लिए अप्लाई करो उसके लिए आपको सीयूटी 2024 में अपेयर होना कंपल्सरी है। क्लियर है? अच्छा, सिर्फ सीयूटी में अपेयर होना ही काम की चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें भी करनी होती है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में अपेयर होगे, अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करने के बाद आपको सीसेस का फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, सीसेस। देखो अब ये सीसेस क्या, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आपने क्या किया, सीयूटी का फॉर्म फिल करा, उसमें आपने अच्छा स्कोर किया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारे एडमिशन, जब ये सारा एग्जाम सब ओवर हो जाता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशू करती है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है, सीट एलोकेशन के लिए, जिसका नाम होता है सीसेस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देखो ये फॉर्म अभी नहीं आया है, ये कब आएगा, अभी काफी टाइम है, पूरा इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, सीयूटी का एग्जाम खत्म हो जाए, देन उसके बाद रिलीज होता है। ठीक है, जैसे रिलीज होगा मैं बता दूंगा। तो देखो दोनों चीजें मैंडेटरी, आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना पड़ता है, एग्जाम में अपेयर होना पड़ता है, अच्छा स्कोर करना होता है, देन आपको सीसेस का जब फॉर्म निकलेगा उस टाइम सीसेस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस का फॉर्म भी फिल करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे, कोर्सेज सेलेक्ट करोगे, उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जरूरी होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपको फॉर सीट एलोकेशन एंड एडमिशन कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम सीसेस यूजी 2024 ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सीसेस का फॉर्म निकलता है, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसेस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अलग से आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा जैसे ही रिलीज होगा। ठीक है, जैसे ही सीसेस का फॉर्म निकलेगा, अभी बहुत टाइम है, बाकी जैसे ही निकलेगा हम अपने चैनल पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई बच्चा अगर एसओएल से यानी डिस्टेंस मोड से अगर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहता है तो उस केस में वो क्या करेगा, सिंपल, उसके लिए उसे एसओएल की वेबसाइट जो है sol.du.ac.in उसे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना चाहिए और वहां पे उसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एसओएल में कॉरेस्पॉन्डेंस मोड से अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, वहां पे किसी भी तरीके का आपका सीयूटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट आपके 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो जाता है। सेम चीज एनसी वेब के लिए भी है। एनसी वेब आपको पता होगा गर्ल्स के लिए होता है, तो इनके लिए भी सिंपली आपको जो एनसी वेब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ncwebadmission.uod.ac.in, इस वेबसाइट को आपको रेगुलर विजिट करना है और इसे
जैसे फॉर्म निकलता है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसमें भी आपकी 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई फॉरेन नेशन का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी सिंपल 12 जो भी उसकी अलग क्राइटेरिया उसके लिए भी सीयूटी कंपलसरी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि सीयूटी जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसी के लिए कंपलसरी है, बाकी चीजों के लिए कंपलसरी नहीं है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक करके समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन दी स्कोर ऑब्टेन इन CUT 2024। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर मोड में, तो उसका जो एडमिशन होगा पूरी तरह से CUT में जो आप स्कोर करोगे उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एसवेल को छोड़ के, NCVEB को छोड़ के, फॉरेन नेशन के स्टूडेंट को छोड़ के, बाकी सब रेगुलर स्टूडेंट जो भी इंडिया के सिटीजन है और वो रेगुलर मोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए CUT UG कंपलसरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसवेल, NCVEB, फॉरेन नेशन के लिए कंपलसरी नहीं, लेकिन बाकी सब के लिए CUT कंपलसरी है। आगे, एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर seeking admission to the undergraduate program of a University of Delhi for the academic section 2024-25 must read bulletin। यानी जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यानी जो भी प्रोस्पेक्टस उसे आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए, ये बता रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको करना ही चाहिए। मैं हर अपने बच्चे को बताता हूँ कि अगर आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले अपने एंड पे एक बार प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आप खुद से गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। कुछ भी डाउट आता है आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर दे रखा है, या आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, 100% रिप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर आगे थर्ड पॉइंट को पढ़े, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 12th एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपने 12th पास कर रखा होना चाहिए, या 12th में हो, 12th अपेयरिंग वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी इन स्कूल, और किस मोड से होना चाहिए, 10+2 सिस्टम से आपने पास कर रखा होना चाहिए 12th क्लास को। यानी 10+2 मतलब पहले 10th आपने क्लियर कर रखा होना चाहिए, देन 11 12th, इस मोड से आपने अगर अपनी 12th पास कर रखी तो ये आप कंसिडर किए जाओगे। अब ये 5th पॉइंट पढ़ो, फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपेयर CUT 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच शी इज अपेयरिंग क्लास 12th। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मैंडेटरी पॉइंट है, आप सबको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5th पॉइंट काफी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसी 5th पॉइंट में मिस्टेक कर देते हैं, और इसी 5th पॉइंट को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपका पूरा एडमिशन जो है प्रॉब्लम में पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 5th पॉइंट को देखो, फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैंडिडेट को ये बोला जा रहा है कि CUT के अंदर आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर आपने जो सब्जेक्ट 12th क्लास में नहीं पढ़ा आपको वो सिलेक्ट नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कोई बच्चे ने कॉमर्स से अपनी 12th कर रहा है, वो ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी 12th कर रहा है, ठीक है। एंड जो कॉमर्स स्ट्रीम में वो जो 12th कर रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, और एग्जांपल के तौर पे मान लो विदाउट मैथ्स का स्टूडेंट है और उसके पास IP है, जो IP या CS या कंप्यूटर साइंस जो मर्जी कह लो, IP है उसके पास, ठीक है। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट होता है, वो है उसके पास, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लो, यानी ये टोटल 5 सब्जेक्ट है उसके पास, ठीक है। अब मान लो अब वो आगे 12th में उसने कॉमर्स तो ऑप्ट किया था, बट आगे वो अपना करियर कॉमर्स में नहीं कंटिन्यू करना चाहता है। अब वो चाहता है कि वो आगे जा करके ज्योग्राफी ऑनर्स करे, एग्जाम्पल के तौर पे वो ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता है। तो अब ज्योग्राफी ऑनर्स का अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने 12th पास कर रखी होनी चाहिए, एंड देन आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है उसमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं, 3 को भी डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती कर दी जाता है, बच्चा सोचता है कि मैं ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो लैंग्वेज के तौर पे चलो इंग्लिश चूज कर लिया उसने, लैंग्वेज में उसने क्या किया, इंग्लिश चूज कर लिया। अब डोमेन में बच्चा क्या करता है, गलती से ज्योग्राफी चूज कर लेता है, ठीक है, मान लो उसने फिर उसके बाद अकाउंट चूज कर लिया, मान लो उसके बाद हिस्ट्री चूज कर लिया, इस टाइप के सब्जेक्ट चूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या वो एलिजिबल होगा, नहीं होगा एलिजिबल। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ज्योग्राफी या हिस्ट्री क्या उसने 12th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो आप नहीं चूज करोगे। आपको क्या चूज करना है, आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट जब चूज करोगे तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज करना है
और 3 जो डोमेन चूज करोगे वो इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, कोई भी 3 आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, बट सब्जेक्ट वही चूज करना है, डोमेन वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। क्या ये बच्चा ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल है एलिजिबल, कर सकता है ज्योग्राफी ऑनर्स, बट उसके लिए उसे डोमेन क्या चूज करना है? अपने ही सब्जेक्ट के डोमेन चूज करने जो 12th में पढ़ा है। फालतू के ज्योग्राफी चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी एडमिशन हो जाएगा ज्योग्राफी ऑनर्स में। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे ना पूरा आपको प्रोस्पेक्टस एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आईपी है उसके पास और बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये है। अब देखो, मान लो ये बच्चा जो है अब इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है। अब इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, बीए इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, उसने कॉमर्स से अपनी 12th की थी, अब वो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता था। ऐसे केस में वो क्या करेगा, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स का आप प्रोस्पेक्टस के अंदर पढ़ोगे तो उसमें क्या दे रखा है, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन 3 डोमेन चूज करनी है, ठीक है, कोई भी डोमेन चूज कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखना, इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, और डोमेन में आपको क्या सेलेक्ट करना है, कोई भी 3 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से वही बात, आप लैंग्वेज के अंदर क्या सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश, और डोमेन के अंदर सिर्फ वही सेलेक्ट करोगे जो 12th में पढ़ा हुआ है। क्या ये बच्चा इंग्लिश ऑनर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आप डोमेन सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको वही सब्जेक्ट चूज करने जो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कोई फालतू सब्जेक्ट नहीं चूज करना जो आपने 12th में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सेम वही स्टूडेंट है मान लो, और इसने क्या कर रखा है, कॉमर्स से अपनी 12th पास कर रखा है और ये सारे सब्जेक्ट है। अब मान लो ये बच्चा जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है। अब बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या लिखा हुआ है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, ठीक है, 3 डोमेन चूज करने हैं जिसमें मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना कंपल्सरी है, ठीक है, और कोई भी 2 इसके अलावा चूज कर लो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज में मान लो उसने इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है, लैंग्वेज में उसने क्या चूज कर लिया, इंग्लिश चूज कर लिया। देन उसके बाद अगला क्या करेगा, वो मैथ्स चूज करना है उसे, क्योंकि 3 डोमेन में से एक मैथ्स होना कंपल्सरी है। क्या उसके पास 12th क्लास में कहीं पे भी मैथ्स है? नहीं है। अब इस केस में ये बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो मैथ्स है ना ही इसके सिमिलर अप्लाइड मैथ्स है। तो ऐसे केस में ये बच्चा जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, और वो चीजें हमने 12th में पढ़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास मैथ्स नहीं थी 12th क्लास में। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, और इसके हिसाब से ही आपको अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बनाना होता है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे फॉर्म फिल करने में, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो मैंने इस पॉइंट का मीनिंग जो बताया कि 12th क्लास में आपको वही सब्जेक्ट चूज करने जो 12th क्लास में आपने पढ़ा है, वही आपको सब्जेक्ट चूज करने, फालतू के सब्जेक्ट चूज नहीं करने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन केस द स्टूडेंट सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12th इज नॉट मेंशन इन सीयूटी। मान लो सीयूटी के अंदर जो सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है डोमेन सब्जेक्ट की, मान लो उसके अंदर वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपने 12th में पढ़ा है, तो उससे मिलता जुलता द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन दी लैंग्वेज या डोमेन सब्जेक्ट्स विच इज सिमिलर या क्लोजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट। यानी कि वो उस सब्जेक्ट को चूज कर सकता है जो सिमिलर है या उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है। मान लो किसी कैंडिडेट ने, कोई स्टूडेंट है, उसने क्लास 12th में क्या पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री कहीं पे भी प्रोस्पेक्टस में डोमेन के अंदर मान लो नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी। वो बायोलॉजी में अपीयर होगा। सीयूटी यूजी 2024 का जब वो एग्जाम देगा तो उसके अंदर डोमेन के अंदर वो क्या सेलेक्ट कर सकता है, बायोकेमिस्ट्री की जगह पे बायोलॉजी को सिलेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस है और जो बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, 50% या उससे ज्यादा क्या है, सिमिलर है, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारे 6th पॉइंट में लिखा है। 7th पॉइंट में allocation and admission will be based on the only the combination of language domain specific subject और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही किया जाएगा। ध्यान रखना है, एक जनरल टेस्ट का भी सेक्शन होता है। जनरल टेस्ट सब प्रोग्राम के लिए कंपल्सरी नहीं, कुछ प्रोग्राम के लिए कंपल्सरी और कुछ के लिए कंपल्सरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कंपल्सरी है तो आपको ऑप्ट करना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आप क्या लेके चल सकते हो, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेके चलो, बस बहुत है। हाँ, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो और उस कोर्स के अंदर जनरल टेस्ट को अगर कंपल्सरी मांगा गया तो फिर तो आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा
ओनली द स्कोर ऑब्टेन इन CUT 2024 विल बी कंसिडर्ड एज एडमिशन। ये तो सबको पता है कि CUT 2024 में जो भी आप स्कोर करोगे उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा आपको, और कोई मीडियन आपके पास अवेलेबल नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट रीड दी प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसमें क्या क्या डोमेन मांगा गया है, उस डोमेन के अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना हो। क्या उसमें जनरल टेस्ट मांगा गया है तो जनरल टेस्ट सेलेक्ट करना कंपलसरी है। लैंग्वेज के अंदर कोई इंग्लिश या हिंदी करके कोई कंपलसरी तो नहीं बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करो तो उसके बारे में अच्छी तरह स्टडी कर लो, तभी आपको सेलेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको 9th पॉइंट तक समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर 10th पॉइंट को पढ़े तो कह रहा है द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक, जो भी सेटिस्फाइड जो भी क्राइटेरिया उसे अपने लेवल पे स्टडी जरूर कर लेना चाहिए। तो देखो 10th पॉइंट में क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज है, द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक ही शी सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी उसमें बोला गया है जिस भी चीज़ों के बारे में वो आपको इंटरेस्ट टेस्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आपको अपना जो भी कॉम्बिनेशन वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए थे वो इसी से रिलेटेड था कि जिस भी आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना जा रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। अगर आप गलत कॉम्बिनेशन ले लोगे तो आपका पूरा एडमिशन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रीवेंस के बारे में बता रखे कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है कुछ भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद अगर हम 12th पॉइंट को पढ़े, बिफोर रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2024 द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड केयरफुली रीड दी बुलेटिन। वही बुलेटिन को पढ़ने की बात कर रहा है, वो तो हमने पढ़ी लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 15 पॉइंट देखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15th। एज पर दी जो ऑर्डिनेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसमें नो मिनिमम एज बार, कोई भी मिनिमम एज बार या मैक्सिमम एज बार नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी कैंडिडेट उसकी एज कुछ कितनी भी 16 साल हो 17 साल हो कुछ भी, उससे कोई मेंशन नहीं है, कुछ भी मिनिमम एज बार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका 18 साल होगा तभी आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कुछ भी बार नहीं है। और साथ ही साथ कोई मैक्सिमम एज बार भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप 30 के हो गए हो, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी नहीं है। अगर आप 30 के हो गए, 40 के हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। CUT UG में अपेयर होकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मान लो आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था CUT के लिए, या लास्ट ईयर आप अप्लाई नहीं कर पाए, कोई भी रीजन था, लास्ट ईयर आपने 1-2 साल ड्रॉप कर रखा है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो गैप स्टूडेंट है, गैप ईयर विल नॉट बी अ बार। गैप ईयर जो है कोई भी बार यानी कोई भी प्रॉब्लम साबित नहीं होगी। आप जिस भी साल में अपने 12th पास कर रखी है आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 15th और 16th पॉइंट में लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएट जो प्रोपोर्शन है CUT UG स्कोर विल बी डन ऑन द रिक्वायर्ड। ठीक है, वही लिखा है, कोटा या बाकी किसी के लिए भी अप्लाई करो तो CUT UG का जो स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये सारी बातें आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर अपनी कोई भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्लेमर में कुछ खास है नहीं जिसके बारे में डिस्कस किया जाए, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं जहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर में आपको वही सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर वही सिलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, देखो आपको एक लैंग्वेज का सेक्शन दे रखा है, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करोगे। ठीक है, देन आपको डोमेन का पूरा सेक्शन दे रखा है, डोमेन में से कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब अगर कोई भी मेंशन, अगर मान लो किसी प्रोग्राम के लिए कोई स्पेसिफिक डोमेन मेंशन नहीं कर रखा, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो जो भी आपने 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप पूरी तरह से एलिजिबल हो गए। मान लो कोई स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट बोला गया है तो वो जरूर इंक्लूड करना है और वो 12th में पढ़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और 3 डोमेन चूज करने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक जनरल टेस्ट का भी सेक्शन होता है जो कि सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो वहां पे कंपलसरी है तो सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप देख सकते हो लैंग्वेज में आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, आप असमी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, बहुत सारे हैं यहाँ पे, या कोई फॉरेन लैंग्वेज, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारे आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। यानी इनमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपका डोमेन है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, बहुत सारे हैं यहाँ पे, मास मीडिया है। ठीक है, जो भी आपने 12th में पढ़ा है आप उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने जनरल टेस्ट बताया वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो वहां पे अगर मांगा गया तो आप सेलेक्ट करो, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और है जो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कैंडिडेट के लिए। देखो
अगला है द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 टेस्ट। आप मैक्सिमम कितने सेलेक्ट कर सकते हो? 6 टेस्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम कितने हैं? कुछ के लिए 3 है, कुछ के लिए 4 है, ठीक है। मिनिमम कितने हैं वो देखना पड़े, वो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग है। मैक्सिमम लेकिन आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो? 6 सेलेक्ट कर सकते हो। आइडली बच्चे क्या सेलेक्ट करते हैं? 1 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और 3 डोमेन सेलेक्ट करते हैं। आइडली बच्चे मोस्टली आप देखोगे तो यही सिलेक्ट किया जाता है। जनरल टेस्ट वही सिलेक्ट करते हैं जिसके प्रोग्राम में पूछा जा रहा है, अगर नहीं पूछा जा रहा है तो वो स्किप कर देते हैं बच्चे, क्यों बेकार में एक्स्ट्रा बर्डन लेना, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हो जो CUT UG के प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर CUT UG 2024 फॉर दो सब्जेक्ट विच ही अपेयर या पास क्लास 12th। जिस भी आप सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपको सिलेक्ट करना है। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो उसके बाद वही सारी बात बता रखा है कि कैंडिडेट को एटलीस्ट एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बाकी चीजें, एक बार मैं इसे रब कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखो, एक आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और कैंडिडेट मस्ट रेफर टू दी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी 3 आपको डोमेन सेलेक्ट करने हैं। जनरल टेस्ट जहां पर रिक्वायर्ड है, जहां पे मांगा गया उसी वहीं पे सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे हम देखें आगे और क्या क्या चीजें हमें बता रखी है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो हमने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी मतलब जो भी मेन चीजें वो तो हमने पढ़ ली। अब नीचे भी कुछ कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरी प्रोग्राम की लिस्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम आपको ऑफर करता है, पूरी यहाँ पे लिस्ट पढ़ सकते हो। जिस भी आप कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो आप उसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे ताकि उसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके, अच्छी तरह से आप चीजों को समझ सको। अब यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन, यानी यूजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सिंपल सा सबको पता है क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए या क्लास 12th में आप अपेयर होनी चाहिए, ठीक है। कोई मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं कि आपके 90% होनी चाहिए, 95 होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए, 55, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप 33 नंबर से पास हो या आप 95 लेके आओ या जो मर्जी लेके आओ, कोई मायने नहीं रखता। आपको CUT में अपेयर होना है और उसमें जो आप स्कोर करो उसी के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल से आपका 12th पास होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, जो कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, आप जिस भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मांगा गया उसके अंदर, मान लो अगर CUT का एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ एलिजिबिलिटी में कोई स्पेसिफिकली डोमेन सब्जेक्ट के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं मांगा गया तो फिर तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली मांगा गया वो सब्जेक्ट तो आप वो सब्जेक्ट 12th में पढ़ा है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वही कर सकता है जिसके पास मैथ्स होगी 12th में, बाकी बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो प्रोग्राम यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट चूज करते टाइम आपको CUT के अंदर जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रखा उसे मेंशन करना, उसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपेयर इन CUT 2024 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही शी अपेयरिंग या पास क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th जो जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया या जिस सब्जेक्ट में आप अपेयर हो उसी को आपको सेलेक्ट करना है, बाकी चीजों को आप सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। और पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है, लैंग्वेज की यहाँ लिस्ट है, आपको यहाँ डोमेन की आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरी आपको लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस प्रोस्पेक्टस में अगर हम देखें तो अब यहाँ पे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है उनके बारे में। तो जैसे कि आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर बात करें BA ऑनर्स इंग्लिश के बारे में, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि आप जिस प्रोग्राम के लिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या बता रहा था कि ज्योग्राफी को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, BA ज्योग्राफी ऑनर्स करने जा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ज्योग्राफी ही सिलेक्ट करना है। आपने जो 12th में पढ़ा है वही आपको सिलेक्ट करना है, फालतू चीजें आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे जैसे इंग्लिश का अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पूरा द प्रोग्राम ऑफ BA ऑनर्स जो इंग्लिश है उसके बारे में पूरा बता रखा है कि उसकी कराने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे आप अपने करियर में क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें बता रखी है कि काफी जॉब ओरिएंटेड है, काफी वैरायटी ऑफ आपको जॉब ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें आप इसे स्किप कर सकते हो। अब मेन चीज यहाँ पे आती है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUT, ऑब्वियसली बात आपको CUT में अपेयर होना पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्या बोला हुआ है, इंग्लिश फॉर लिस्ट A, यानी कि आपको लैंग्वेज में क्या सेलेक्ट करना है, इंग्लिश को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको लैंग्वेज में क्या सेलेक्ट करना है, इंग्लिश को। और एनी टू
सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। यानी कहने मतलब क्या है, आप डोमेन से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है। और कौन से 3 सब्जेक्ट? जो आपने 12th में पढ़ा है। तो अगर आपको BA ऑनर्स इंग्लिश करना है तो आपको लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश सेलेक्ट करना है और डोमेन के अंदर कोई भी 3 डोमेन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, बस इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीचे आपको वो सारे कोर्सेज कॉलेजेस बता रखे हैं जो आपको BA इंग्लिश ऑनर्स ऑफर करते हैं। आप अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके नाम पढ़ सकते हो और किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीट्स है वो आप पढ़ सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लिया कि अगर आप किसी बच्चे को अगर BA ऑनर्स इंग्लिश करना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे और भी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक BA ऑनर्स हिंदी को भी एक बार समझ लेते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। अब देखो, अगर यहाँ देखोगे तो क्या मेंशन कर रखा है, अगर आप BA ऑनर्स हिंदी करने जा रहे हो तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में क्या है, वही CUT में आपको पेयर होना है। और ध्यान रखना, लैंग्वेज में आप क्या सिलेक्ट करोगे, हिंदी को सिलेक्ट करना है। और डोमेन के अंदर कोई भी आप 3 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़ा है। फिर से ऐसा नहीं कि आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए, समथिंग ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करना है और डोमेन में कोई भी 3 डोमेन सेलेक्ट करना है, बस इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और बाकी आप नीचे देख सकते हो, नीचे आपको पूरा कॉलेज की लिस्ट दे रखी है और नंबर ऑफ सीट्स किस कॉलेज में कितना है हिंदी ऑनर्स में वो आपको बता रखा है। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूं जहां पे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक चीज़ों को आप अच्छी तरह नहीं समझोगे आप फॉर्म फिल करने में गलती कर सकते हो, इसलिए चीज़ें समझना जरूरी है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे सेंटर पे आ सकते हो और वहाँ पे हमसे पूरी तरह से फॉर्म फिल करवा सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी, हर चीज़ आपका कुछ भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हो हमारे यहाँ और हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हो, आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी इसी को लिया था, एक बार यहाँ देख लेते हैं। अब मान लो कोई बच्चा जो है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता है, तो यहाँ तो वही इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा अच्छा ये बता दी क्यों करना चाहिए, क्या है उसके बेनिफिट, वो सब बता दिया। अब मेन चीज यहाँ देखो, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, CUT में अपेयर होना चाहिए। देन एनी वन लैंग्वेज, कोई भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, कोई भी। एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ दी लिस्ट B1। लिस्ट B1 में से कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने, यानी कि कहने मतलब क्या है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और डोमेन के अंदर जो है आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, एक डोमेन आपके पास मैथ्स सेलेक्ट करना ही करना है, चाहे मैथ्स करो या अप्लाइड मैथ्स करो, एक ही बात है। और बाकी 2 डोमेन आप जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, अब यहाँ पे कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, वही बच्चा जिसने 12th क्लास में मैथ्स पढ़ा है या अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है। और आपने मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होंगे? तो आंसर है नहीं होंगे एलिजिबल। क्यों? क्योंकि डोमेन के अंदर मैथ्स चूज करना कंपल्सरी है, ठीक है, मैथ्स को चूज करना कंपल्सरी है। और मैथ्स मान लो बच्चे ने 12th में पढ़ा ही नहीं तो वो चूज कैसे करेगा, क्योंकि आप वही सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आप 12th में पढ़ रहे हो। तो 12th में अगर बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। मान लो जिसने मैथ्स पढ़ा है वो क्या करेगा, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश कर लेगा, ठीक है। देन उसके बाद एक डोमेन के अंदर एक मैथ्स सेलेक्ट कर लेगा और इसके अलावा बाकी 2 और सब्जेक्ट चूज कर लेगा जो भी उसने मैथ्स में पढ़ा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट था तो मैथ्स को सेलेक्ट कर लेगा, एग्जांपल के तौर पे एक बिजनेस स्टडी को सेलेक्ट कर लेगा और एग्जांपल के तौर पे अकाउंटेंसी को सेलेक्ट कर लेगा। हो गया उसका कॉम्बिनेशन पूरा, ठीक है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें ध्यान में रख करके ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको BA ऑनर्स जो इकोनॉमिक्स है उसका एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो BA ऑनर्स ज्योग्राफी, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था, आपको जरूरत नहीं है कि आपने 12th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए या आपको CUT के अंदर ज्योग्राफी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। यहाँ पे क्या मेंशन है, अगर आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को अगर देखोगे तो क्या बोला है, CUT में अपेयर होना है और आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन। कहीं पे भी नहीं लिखा कि ज्योग्राफी आपको सेलेक्ट करना है। तो कोई भी बच्चा चाहे वो उसने साइंस से अपनी 12th कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, BA से कर रखा हो, मतलब आर्ट्स से कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, वो अप्लाई कर सकता है। आपने जो 12th में पढ़ा है वो कोई भी 3 डोमेन सेलेक्ट कर लो और एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को फिल कर सको। अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से सारी चीजें कंक्लूड हो जाए। मैं एक बार एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं ढूंढ लेता हूं उसे, ठीक है। बाकी ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको
हमारा जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसे जरूर एक बार गो थ्रू करो, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो कोई बच्चा बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब यहाँ पे देखो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो कैंडिडेट को सीयूटी में अपेयर होना है, कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एनी वन सब्जेक्ट आइदर B1 यानी कोई भी एक डोमेन सेलेक्ट करना है, और सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट का वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अलग बता रखा है, क्या आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल बच्चे ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, डोमेन सेलेक्ट करना है, कोई भी डोमेन, जैसे मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा था, उसने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स ले लिया, ठीक है। और एक आपको जनरल टेस्ट जीटी जो है वो सिलेक्ट करना ही करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जनरल टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी है। तो जहां पे मैंडेटरी है, अगर उस प्रोग्राम के लिए आप अगर जा रहे हो तो आपको जनरल टेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा अगर ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहता है, क्या उसे जनरल टेस्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत है? करने को कर सकता है, बट कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मांगा ही नहीं है। तो जहां मांगा है वहां सिलेक्ट करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी, A to Z चीजें, कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने A to Z सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो, वहां पे आप या हमारा जो डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड पूरी आपको गाइडलाइंस दी जाएगी, पूरा आपको फॉर्म फिल करके दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको पूरा गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करो या हमसे कांटेक्ट करो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आई होप आपको जो सीयूटी यूजी से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस इशू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वो पूरा प्रोस्पेक्टस समझ आ गया होगा। सारी जो भी बारीकियां थी, सारी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सारी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज A to Z मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।